नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। खबर रांची के इटकी से है, जहां आरोग्यशाला में करोड़ों की दवाएं और जांच किट मिली हैं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से रखी एक्सपायर कर गई ये दवाइयां, और एक्सपायर हुई दवाएं 1-2 करोड़ की नहीं बल्कि कई करोड़ की हैं। इनमें से ज्यादातर दवाएं 2010 में ही एक्सपायर कर चुकी हैं। एक्सपायर हुई दवाओं में से अधिकतर का निर्माण वर्ष 2005 से 2007 के बीच का है, और 2008 से 2010 के बीच ये दवाएं एक्सपायर कर गईं। आपको बता दें कि 2005 में आरोग्यशाला परिसर में राज्य मलेरिया सेल की स्थापना की गई थी और यहां दवा भंडार बनाया गया था। यहां से राज्य के सभी जिलों में दवाएं भेजी जाती थी। 2008 में यहां से मलेरिया सेल को नामकुम ले जाया गया, लेकिन दवाओं की चिंता किसी को नहीं रही। भंडार में ही दवाओं के सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, और दवाओं में क्लोरोक्वीन टैबलेट, मलेरिया की पाराहिट रैपिड टेस्ट, एस्टिवानेट, स्ट्रेट दवाएं शामिल हैं। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला का निरीक्षण करने के बाद यह तमाम नजारा देखा, और तब WC वार्ड में करोड़ों रुपए की मलेरिया की एक्सपायर्ड दवाएं पर उनकी नजर पड़ी। उन्होंने कहा कि आरोग्यशाला में बहुत बड़ा खेल हुआ है और करोड़ों का दवा मंगाकर मरीजों के बीच बांटा नहीं गया, और रखी ये दवाएं एक्सपायर कर गई। उन्होंने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जिस तरह से पूर्व में यहाँ पर खेल हुआ है, वो साफ जग जाहिर लगता है। यहाँ पर आपको सारा चीज़ों को देखना, आपको यहाँ पर तकरीबन करोड़ों का दवा, 1 करोड़ नहीं, हमको लगता है 4-5 करोड़ का दवा, मलेरिया का दवा है, TB का दवा है। जब दवा ये सब लिया गया तो रोगियों पर बांटा क्यों नहीं गया? और जब जितना आवश्यकता था उतना ही ना दवा मंगाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक दवा मंगा करके आप उसको एक्सपायरी घोषित करवा दें। और जिन दवाओं से हजारों लोगों की जिंदगी बच सकती थी, उन दवाओं की बर्बादी पर कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर 2010 से अब तक किसी का ध्यान इस पर क्यों नहीं गया? जिस तरह से ये दवाएं बर्बाद हो गई, आखिर स्वास्थ्य विभाग से इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई? सवाल यह भी है कि जब ये सेंटर शिफ्ट हुआ, ये सेल शिफ्ट हुआ, तो दवाएं क्यों नहीं शिफ्ट की गई? दवाओं को यहां क्यों छोड़ दिया गया? स्वास्थ्य विभाग आखिर इतना लापरवाह क्यों है? कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है? दवाओं की बर्बादी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि जिम्मेदार लोगों पर आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसालों पर प्रतिबंध और 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। सरकार की बैन के बाद अब राज्य में 2022 तक पान मसाला नहीं बिक सकेगा। सरकार का फैसला उस जांच रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें पान मसाला के 11 ब्रांड्स में प्रतिबंधित मैग्नीशियम कार्बोनेट की मौजूदगी की बात सामने आई। राज्य के अलग अलग जिलों से पान मसाला के विभिन्न ब्रांड्स के 41 सैंपल लिए गए, जिनमें प्रमुख 11 ब्रांड्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मौजूदगी पाई गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने राज्य में अगले 1 साल के लिए पान मसालों की बिक्री पर रोक लगा दी है। राज्य की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पान पराग, शिखर, रजनीगंधा, दिलरुबा, राजनिवास, मुसाफिर, मधु, बिमल, बहार, सोरत पान पराग प्रीमियम में मैग्नीशियम कार्बोनेट की मौजूदगी मिली, जो किडनी, लिवर और हार्ट के लिए खतरनाक है। और आइए अब जानते हैं कि आखिर क्यों खतरनाक है ये पान मसाला। पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया। आपको बता दें कि पान मसाला खाने से एक्यूट हाइपर मैग्नीशियम होता है, और हाइपर मैग्नीशियम में
रक्त में मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है और हाइपर मैग्नीशियम से किडनी फेल हो सकती है। आप समझ सकते हैं ये कितनी घातक है। हाइपर मैग्नीशियम से लिवर के रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही पान मसाला खाने से गंभीर हृदय रोग भी हो सकते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र पर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हेमंत सोरेन के बड़बोलेपन की पोल खुल गई है। तो जेएमएम ने कहा कि फेडरल सिस्टम के तहत देश के प्रधानमंत्री से सहयोग की मांग की गई है। और जब ग्लोबल टेंडर करने की जो मुख्यमंत्री बात करता हो, जो सरकार बार बार ये कहती है और बार बार ये कह रहे थे कि भाई हम 18 से 44 18 से जो ऊपर के लोग हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे, फिर अचानक ये पत्र लिखना ये समझ से बिल्कुल परे है। इसलिए इसमें भी तो हमें लगता है कि शायद एक राज्य के जो मुख्यमंत्री इसी प्रकार से बड़बोलापन था और फिर उन लोगों ने ग्लोबल टेंडर की और बाहर के कंपनी ने कहा कि हम ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस कारण से ये लोग जैसा सोच रहे थे कि बाहर से हम यूं ही ऐसी खरीद बिक्री करेंगे जो धंधा चलता है, शायद उसमें जब इनको लगा कि कहीं कोई गुंजाइश नहीं है तब ये लोगों ने नया रास्ता चुना है और इस प्रकार के लोग पत्र लिख रहे हैं। यह देश संघीय ढांचे पर टिका है और फेडरल स्ट्रक्चर की सुप्रीम बॉडी आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अगर अपनी पीड़ा को फेडरल स्ट्रक्चर के सुप्रीम बॉडी से अगर आग्रह करते हैं तो ये जायज है। देखिए, प्रधानमंत्री जी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुहार लगाई है और ये समझ के गुहार लगाई है कि 35,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी ने बजट में प्रावधान किया था वैक्सीनेशन के लिए। तो जब आपने बजट में प्रावधान किया था तो वो राज्यों को मिलना चाहिए। अब हम 1100 करोड़ रुपया या 1200 करोड़ रुपया कहां से लेकर के आएंगे? तो सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है, वैक्सीन को लेकर चिट्ठी लिखी है। आपको बता दें कि सीएम ने पत्र लिखा और इस पत्र पर सियासत भी शुरू हो गई है। अविनाश हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हैं। अविनाश, पत्र लिखी गई है आर्थिक मदद के लिए, लेकिन सवाल यह है कि जब मदद मांगी जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, आर्थिक मदद राज्य के विकास को लेकर मांगी जा रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने को लेकर मांगी जा रही है, तो इस पर सियासत क्यों हो रही है? देखिए, दो चीजें हैं। सबसे पहले, जिस तरह से लगातार अगर आप देखें पूरे इस कोरोना संक्रमण काल में केंद्र के ऊपर ये आरोप भी लगते रहे राज्य सरकार के द्वारा, राज्य सरकार इस वक्त जो सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं या उनके सहयोगी दल के विधायक की बात करें, बार बार ये बातें सामने आती रही हैं कि जो अपेक्षाकृत सहयोग मिलना चाहिए केंद्र सरकार से वो नहीं मिल पाई है। इस वक्त जब आप राज्य सरकार की तरफ से केंद्र से मदद मांगी गई है, तब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जब लगातार बीजेपी की तरफ से ये बातें कही गई कि समय समय पर अलग अलग सेक्टर में केंद्र सरकार ने मदद की है, लेकिन राज्य सरकार इसे मानने के लिए तैयार नहीं था। आज फिर से राज्य सरकार अब मदद मांग रही है। मतलब जो अब तक जो राज्य सरकार जिसके दावे कर रही थी, जो उसने दावे किए थे कि निःशुल्क वैक्सीन दिया जाएगा, इसको लेकर ग्लोबल टेंडर किए जाएंगे, तो अब ये जो बड़बोलापन है सरकार का, इसकी पोल खुल गई है। अब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं या सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, उनके द्वारा अब इस बात की दुहाई दी जा रही है कि चूंकि केंद्र सरकार जो फेडरल जो सिस्टम है, इस फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री सर्व प्रमुख हैं और उनके द्वारा अगर राज्य को मदद नहीं की जाएगी, क्योंकि पूर्व की सरकारों में भी अगर आप देखें केंद्र की सरकारों ने इस तरह के समय में जरूर वैक्सीन को लेकर फ्री वैक्सीन की व्यवस्था की है देश भर में, वही झारखंड मांग कर रही है। लेकिन यहाँ राजनीतिक बयानबाजी इसलिए हो रही है कि पहले जो बातें हो रही थी और अब जो बातें हो रही हैं, तो दोनों ही तरफ से, चाहे वो सत्ताधारी दल की बात करें या विपक्ष की बात करें, दोनों अपने अपने खेमे से राजनीतिक रोटी सेकने में लगी है कि आप पहले क्या कह रहे थे, अब क्या कह रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर सत्ताधारी दल की तरफ से अगर हम बात करें, तो
तो अब सत्ताधारी दल के विधायक ये कह रहे हैं कि अगर आप शुरू से मदद कर रहे हैं तो ये वक्त आ गया है मदद का। अभी झारखंड की जनता को मदद की जरूरत है और आपको मदद करना चाहिए। लेकिन अविनाश, आपको नहीं लगता कि इस वक्त राज्य सरकार पर बड़बोलेपन का आरोप विपक्ष लगा रहा है? और अगर बात करें राज्य सरकार की सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष अपने नाकामियों का ठीकरा केंद्र के सर पर फोड़ना चाहता है। तो आपको नहीं लगता कि यह वक्त इन सब चीजों का नहीं है? इस वक्त दोनों ही पार्टियों को, दोनों ही सत्ता पक्ष और विपक्ष को एकजुट होकर राज्य को कोरोना से मुक्त कराना चाहिए, चाहे वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो। निश्चित तौर पर होनी चाहिए। और लगातार अगर हम कहें तो राजनीतिक बयानबाजी में ये सारी चीजें तो कही जाती हैं कि ये समय राजनीति का नहीं है, हम किसी और मौके पर राजनीति कर लेंगे, हम किसी और मौके पर सरकार की नाकामियों को सामने लाएंगे। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात होती है। जब भी मौका मिलता है, चाहे वो सत्ताधारी दल की बात करें या विपक्ष की बात करें, कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहता है। और इस वक्त भी झारखंड के अंदर यही हो रहा है। आपने सही कहा कि ये समय है कोरोना संक्रमण के इस काल में कैसे आप जंग जीत सकते हैं, कैसे आप मेडिकल जो आपके संसाधन है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे आप लगातार जो संख्या घट रही है इसे आप कैसे जीरो तक ला सकते हैं। इसमें दोनों ही, चाहे वो केंद्र की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, दोनों की बराबर की भूमिका है। और दोनों को साथ साथ मिलकर आगे बढ़ने से ही राज्य की जनता का भला हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर चतरा से आ रही है, जहां अमरावाडी पुलिस पिकेट के पास चेन्नई राधा कंपनी के 12 नंबर कांटा पर अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। अब फायरिंग की घटना में कंप्यूटर ऑपरेटर और लोडर ऑपरेटर घायल हो गए। घायलों को बालूमाथ पीएचसी में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के दौरान जब लोगों ने अपराधियों को पीछा किया तो फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कुछ दूर जाने के बाद बाइक छोड़कर अपराधी फरार हो गए। मालिक ने बालूमाथ पुलिस से शिकायत की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। चतरा के सिमरिया थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां पर दबंगों ने एक महिला को डायन बताकर बेरहमी से पीटा है। उसके बाद उसे एक घर में बंद कर दिया। दबंगों ने आग लगाकर उससे जिंदा जलाने का प्रयास भी किया। जब मां को बचाने के लिए उसका बेटा आया तो दबंगों ने उस पर भी हमला कर दिया। पीड़िता ने सिमरिया थाना में गांव के ही कई लोगों पर केस दर्ज कराया है। मारपीट से पहले गांव में डायन बिसाही को लेकर एक पंचायत बैठी थी, जिसमें पंचायत के ठेकेदारों ने महिला को देवास जाने के लिए कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद गांव के कुछ दबंगों ने दूसरे दिन महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। पंचायत बैठाया और पंचायत में कहा गया कि हम लोग को बोला गया कि मेरा मम्मी और दादी को बोला गया कि देवास जा, और देवास जाने के लिए बोला गया। दादी साहब इनकार कर दी और मम्मी कि हम लोग देवास नहीं जाएंगे। इसलिए उन लोगों ने हम लोग पर सुबह डायन कहकर घर में घुसकर मारने लगी। मारपीट की, पूरी तरह से मारपीट की और घर में बंद करके इन लोगों ने आग लगाने की प्रयास की। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने का हक है? जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या लोगों को कानून और पुलिस का डर नहीं है? सवाल ये भी कि क्या पंचायत कानून व्यवस्था से इतना अनजान है? क्या पंचायत को कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं है? क्या उसे पता नहीं कि किसी को डायन बताना गलत है और एक तरह से अपराध है? रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद शूटर अमन सिंह के द्वारा धनबाद के एक जमीन कारोबारी से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड के आरोप में अमन सिंह रांची जेल में बंद है, लेकिन पंडरपला के जमीन कारोबारी शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने कहा है कि उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई है। यह मैसेज अमन सिंह के नाम पर भेजी गई है। इसे लेकर शहाबुद्दीन सिद्दीकी ने भोली ओपी में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। रंगबाजी मांगा नहीं गया है, व्हाट्सएप पे एसएमएस आया है, ठीक है।
2 SMS आया मेरे पास। 50 लाख का रंगबाजी है, अमन सिंह और छोटू सिंह के नाम से 2। उसमें लिखा हुआ है कि 72 घंटा का टाइम दिया गया है और बताया गया है कि अगर 72 घंटा का अगर नहीं देते हैं तो जो लाला खान का हाल हुआ वही करेंगे। जामताड़ा में विधायक इरफान अंसारी नारायणपुर बीडीओ की जमकर फटकार लगाई है। उन्होंने ब्लॉक के निचले स्तर के कर्मचारियों पर घूसखोरी का आरोप लगाया है। इरफान अंसारी ने कहा कि घूसखोरी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान इरफान अंसारी काफी देर तक बीडीओ से उलझे रहे। आप ठीक है, आपको शिकायत नहीं आ रहा है? आपको पंचायत सेवक, आपका डीपीएम, आपका डीपीओ भरोसा है क्या आज नहीं हम जा रहे। गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के मरवा जंगल में सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है। एसपी को जंगल में सब जोनल कमांडर बुद्धेश्वर उरांव के दस्ते के होने की खबर मिली थी। इसी सूचना पर पुलिस और कोबरा के जवान जब जंगल में घुसे तो नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। वहीं 4 से 5 नक्सलियों के घायल होने की सूचना है। इसी सूचना के आधार पर जब हमारी कोबरा और पुलिस की संयुक्त पार्टी वहां पर पहुंची तो नक्सली जो वहां पर पहले से छिपे बैठे थे और कैंप कर रहे थे इनफैक्ट, तो वहां उनके द्वारा कोबरा पार्टी को लक्षित करके फायर किया गया। कुछ आईडी ब्लास्ट भी किए गए, कई धमाके किए गए, लेकिन अपनी जान की परवाह न करते हुए कोबरा के जवानों ने त्वरित कार्रवाई की और फायर एंड मूव का जवाब करते हुए फायर का जवाब फायर से दिया। और थोड़ी देर बाद जब फायर समाप्त हुआ तो उस इलाके में सर्च करने के उपरांत एक डेड बॉडी प्राप्त हुई। इसके साथ में एक बोल्ट एक्शन राइफल और अन्य साजो सामान बरामद हुआ। रुक के फायरिंग हो रही है क्योंकि दस्ता का यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है, तो उसका मूवमेंट यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। तो हमारी पार्टियाँ चारों तरफ उसकी घेराबंदी कर रही हैं। तो जहाँ से भी इनके भागने का वो मिलता है जगह, तो वहाँ पे हमारी कट ऑफ को देख के भागते, जिसपे आप उन्हें सामने मुठभेड़ लगातार हो रही है, जिसको आप देख ही रहे 2-3 बार हो गया है हमारे यहाँ पे मुठभेड़। और वहीं झारखंड पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ 2 बड़ी सफलता मिली है। गुमला में पुलिस ने जहां मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराया है, वहीं बोकारो में नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है और पुलिया के नीचे रखे केन बम को डिफ्यूज कर दिया है। झारखंड में लाल आतंक का होगा खात्मा। गुमला में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर। बोकारो में नक्सलियों की साजिश नाकाम। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गुमला के कुरुमगढ़ के मरवा जंगल में मुठभेड़ में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना पर नक्सलियों की तलाश में पुलिस जंगल में घुसी थी। तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नक्सली ढेर हो गया। वहीं बोकारो में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने खास महल परियोजना के पास मुख्य सड़क पर बने पुलिया के नीचे से एक केन बम बरामद किया, जिसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया। उसके बाद सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए जिला पुलिस और जो सीआरपीएफ 26 बटालियन की टीम है, जो उनकी एक्सपर्ट टीम है इसको लेके, वो दोनों वहाँ पे पहुंची थी और वहाँ से उसको हटा के जो आगे की कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल दोनों जगहों पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन एक दिन में नक्सलियों के खिलाफ मिली 2 बड़ी सफलता से पुलिस का मनोबल बढ़ा है। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश और बोकारो से मृत्युंजय की रिपोर्ट। केंद्रीय घुमकड़िया समिति कार्यालय के निर्माण को लेकर आदिवासी संगठनों की एक बैठक हुई है। इस बैठक में 4 जून को नए भवन के निर्माण की भूमि पूजन को लेकर सहमति बनी। बैठक में सभी आदिवासी संगठन घुमकड़िया भवन के निर्माण को लेकर अपनी सहमति जताते हुए राज्य सरकार से जल्द इसके निर्माण की मांग की। आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार से इसके निर्माण राशि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए करने की मांग की है।
ताकि नए भवन में आदिवासी समाज की तमाम जरूरतों और सुविधाओं को पूरा किया जा सके। इसके अलावा आदिवासी संगठनों ने करमटोली चौक स्थित घुमकड़िया के लिए चिन्हित जमीन को कला संस्कृति विभाग से बंदोबस्त कराकर स्थानीय समिति को देने की मांग की है। कुड़िया है कि हमारा सरना समाज आदिवासी समाज का जो है धुमकुड़िया पहले सब कुछ होता था। ज्ञान प्राप्ति से लेकर बड़ा होने तक की जितना चीज़ बताया जाता था वो धुमकुड़िया के द्वारा ही संचालित किया जाता था। कि 2 एकड़ की जगह और आदिवासियों का ये की पॉइंट है मात्र 2 करोड़। यहाँ कम से कम 100 करोड़ बननी चाहिए। यहाँ आदिवासियों की लाइब्रेरी होता, यहाँ ट्रेनिंग होती, यहाँ पर बैंक्वेट हॉल होता जिसमें बहसें होती हम लोग का आदिवासी समाज के बीच। तो हम मांग करना चाहते हैं गवर्नमेंट को कि इसको राशि को बढ़ाया जाए। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि ये ज़मीन कला संस्कृति विभाग का है। हम चाहते हैं इसको बंदोबस्त यहाँ का स्थानीय कमेटी को किया जाए। साहिबगंज के राजमहल में गंगा किनारे चाइना क्ले और सिलिका सैंड का माइंस है। यहां से चाइना क्ले को उत्तर प्रदेश के खुर्जा के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल भेजा जाता है। इस क्ले का इस्तेमाल चीनी मिट्टी के बर्तन और इंसुलेटर बनाने में किया जाता है, लेकिन जिले में इससे संबंधित उद्योग लगाने को लेकर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं सिलिका सैंड का इस्तेमाल गर्म लोहे के रवा को आकार देने में किया जाता है। ऐसा है मिथिलेश जी, हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल जो माइन से निकलता है वो सिलिका सैंड और चाइना के लिए मिक्स्ड होता है। उसको हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद उसको जो हम लोग सिलिका सैंड को और चाइना के लिए को बाइफार्केट करके अलग अलग करते हैं। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।